यस, चलिए उसके बाद आगे चलते बेटा। फिर से जो अपन ने डी ब्लॉक आपने स्टार्ट किया था, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे, तो उसी से आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्लॉक की दूसरी क्लास संभव अचीवर के माध्यम से। तो देखिए उसके बाद आगे चलते बेटा। उसके बाद डी ब्लॉक तत्वों के कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उनके क्या गुणधर्म होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के क्या गुणधर्म होते हैं। तो बताओ क्या गुणधर्म बनने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनने चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ज़्यादातर तुमने पढ़ा होगा एस ब्लॉक, तुमने पढ़ा होगा पी ब्लॉक, तो उन सब में जो सिमिलरिटी होती है वो कैसे होती है बेटा? ऐसे वर्टिकल होती है या ओरिजेंटल होती है, ज़रा पता लगाओ, ठीक है। एस ब्लॉक हलीना की रब से फरियाद ऐसे, बेटा मांगे कार स्कूटर ऐसे, लेकिन इन तत्वों में 3D तत्वों में कैसे होगी? हॉरिजेंटली क्या होगी? आपके पास सिमिलरिटी होगी। तो क्या आप क्या कहोगे? अदर ब्लॉक जैसे डी एस ब्लॉक कह दो, और दूसरा क्या कह दो आप? एस ब्लॉक के अलावा एस ब्लॉक कह सकते हो, पी ब्लॉक कह सकते हो। वो सभी कैसे दिखाते हैं? आप यूं कह सकते हो वर्टिकली क्या दिखाते हैं, लंबवत रूप में क्या दिखाते हैं? समानता। पर ये क्षैतिज रूप में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो क्या अदर ब्लॉक शोज सिमिलरिटी in vertical but transitional element shows similarity, पूरा सिमिलरिटी वहां लिखा हुआ है, सिमिलरिटी इन हॉरिजॉन्टल, मतलब ये क्षैतिज में समानता दिखाते हैं, ऊर्ध्वाधर में समानता नहीं प्रदर्शित करते, क्षैतिज में। और इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर मतलब लंबी लंबी लाइनें ऐसे नहीं शो करते, बाकी ऐसे में क्या करेंगे? सिमिलरिटी शो करेंगे। दूसरी बात, ये जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये जनरली मेटल्स होते हैं, धातुएं होती है। क्या होती है? ये मेटल्स होती है, जो क्या करती है? एक तो हीट की और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की, यूं कह सकते हो, एक तो किसकी? हीट की, और एक क्या कह सकते हैं आप? एक कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की, कंडक्टर होती है। क्या होती है? कंडक्टर होती है, सुचालक होती है। किसकी? विद्युत की और ऊष्मा की। हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? ये कंडक्टर होती है। अगला क्या बोलेंगे? और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? इनमें ज्यादातर आप देखते हो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से कलरफुल होता है, ठीक है। तो क्या रखते हैं? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसे होंगे? आपके पास कलरफुल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे होंगे? ये कलरफुल शो करेंगे, कलर अपना शो करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगला, इनका साइज क्या होता है बेटा? इनका साइज होता है छोटा, आकार होता है छोटा, और छोटे आकार के कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो इसके बाद हम टॉपिक लेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम देखते हो इनका जो डी ब्लॉक आता है, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है, उसमें जो केंद्रीय धातु होती है वो डी ब्लॉक की होती है। तो सोचो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक बना सकती है, क्यों? साइज छोटा है और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इसी कारण से वो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करती है और संकुल बनाने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, अगला पांचवा क्या होता है आपके पास? अलॉय फॉर्मेशन करती है, छोटा होता है साइज, तो अलॉय फॉर्मेशन भी करेगी, मिश्र धातुओं का निर्माण, ये अलॉय फॉर्मेशन भी करती है। इसका मतलब मिश्र धातुओं का निर्माण भी करती है। मिश्र धातु जैसे सोने में क्या मिला देते हैं बेटा? सोने में क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं, ठीक है। सोने में चांदी मिला दी, तांबा मिला दिया, तो मिक्सिंग कर दी, और मिक्सिंग को ही क्या बोलते हैं हम? अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं, या यूं कह सकते हो मिश्र धातुओं का निर्माण कहते हैं।
एक और गुण आपने देखा होगा, जैसे आप क्या कह सकते हैं, क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, Ag+1, Ag+2, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता, इसका मतलब होता है परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। अब क्यों करते हैं, इन सभी को डिटेल से मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को अपने को डिटेल से पढ़ना है, बट अभी तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ये मेटल होती है, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इनमें सबमिलिटी ऐसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नहीं होती, कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए कलरफुल होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं क्योंकि साइज छोटी होती है। अगला, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन भी ये करते हैं, और साथ में ये कलरफुल भी होते हैं। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 3D सीरीज के एक एक पॉइंट को देखना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, 3D सीरीज का एक एक पॉइंट हम लेते हैं और 3D सीरीज में क्या होगा। तो देखो 3D सीरीज का एक एक पॉइंट अपन ले लेते हैं। तो आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सबसे पहले लेते हैं हम एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। एटॉमिक और आप क्या कह सकते हो, आयोनिक रेडियस। बताइए देखें किसे कहते हैं, रेडियस क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो देखो हिसाब से क्या होनी चाहिए, ये बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में n, ये n2, n3, n4, ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 होता है। तुम क्या देखते हो बेटा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सभी में इलेक्ट्रॉन है। तो लेकिन इस न्यूक्लियस से लगाकर आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, वो उसकी रेडियस ही होगी, ठीक है। वो डायामीटर नहीं होगा, रेडियस ही होगी। तो क्या कहोगे, फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्बिट वेयर when electron is localized is radius, ठीक है। न्यूक्लियस से वह अधिकतम दूरी जहां तक इलेक्ट्रॉन लोकलाइज स्थित है, मतलब वो वहां समाहित है, वो दूरी क्या कहलाती है, तुम्हारी रेडियस। अगर ये किसी परमाणु की है बेटा, अगर किसी एटम की है तो ये होगी एटॉमिक रेडियस, और अअगर किसी आयन की है जैसे Na+ या Cl-, तो अगर केटाइन की है तो केटाइनिक रेडियस, और एनाइन की है तो एनाइनिक रेडियस। सीधा सीधा मतलब। अब होगा क्या, जरा तुम बताओ कंसेप्ट क्या है, जरा पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट बताओ। देखिए कोई भी बच्चा हिम्मत करे इसको बताने की। देखो बेटा, एक तरफ तो पीरियोडिक टेबल में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, एक चलते हैं बेटा टॉप से बॉटम में। कहाँ चलते हो, टॉप से बॉटम में, ठीक है। तो बताओ देखिए कोई बच्चा क्या होगा, जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे बेटा, क्या करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव, देखिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज होगा, सो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। जबकि टॉप से बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा, जिससे त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया। क्या कंसेप्ट हो गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एक पीरियोडिक टेबल में जब भी दाएं से बाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस घटेगी, जबकि टॉप से बॉटम जाने पर रेडियस क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्या होगी, रेडियस इंक्रीज होगी। अब मुझे अगला कंसेप्ट चाहिए, मुझे तो चाहिए था एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस में मैं क्या बात करूंगा, तो देखो एटॉमिक और आयनिक रेडियस पर डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एटॉमिक रेडियस की बात कर लो चाहे आयनिक रेडियस की बात कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होगा, तो सुनना कैसे होगा। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारी 3D सीरीज है। तो तुम्हारे हिसाब से होना क्या चाहिए था, हमारे हिसाब से होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना हर बच्चा। तो कैसा होगा बेटा, पहले रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी,
ध्यान रखो, पहले रेडियस डिक्रीज होगी, फिर रेडियस कॉपर तक कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट, और फिर अचानक से बढ़ जाएगी। क्या भूचाल आया है देखो, क्या रेडियस में कंपकपी मची है, होना क्या चाहिए था, क्या हो गया, क्या होने वाला था और क्या हो गया है। सोचो इस बात को, क्या होना क्या चाहिए था, कंटिन्यूस रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए थी, पहले कम हुई, फिर कांस्टेंट हुई और फिर अचानक से बढ़ गई। ऐसा क्यों, तो यहाँ बेटा दो दो बाहुबली काम करते हैं, दो बाहुबली काम करते हैं, ठीक है। एक बाहुबली बढ़ गया तो दूसरा घट जाएगा, और उन बाहुबलियों के नाम क्या है, देखो फर्स्ट बाहुबली का नाम है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक का नाम तो ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक का नाम है आपका, बोलो क्या, शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम है, शील्डिंग इफेक्ट। एक का नाम है परिरक्षण प्रभाव, इसको पेनेट्रेशन इफेक्ट भी कह सकते हैं, परिरक्षण, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षा, अरे रक्षा करो, अरे रक्षा करो भाई। और एक का मतलब क्या है, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, सुन लो बेटा। चलो पहले वाले पेज पे चलते हैं, तो जरा सोचो जरा, ये न्यूक्लियस है बेटा बीचों बीच, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको, सबसे ज्यादा इसको, उससे कम इसको, उससे कम इसको और सबसे कम इसको, क्योंकि जब इस पे अपना अट्रैक्शन लगा रहा है तो ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यही कहलाता है आपका पेनेट्रेक्शन या शील्डिंग इफेक्ट। क्या कह सकते हैं, पेनेट्रेक्शन, या क्या कह सकते हो आप, शील्डिंग इफेक्ट इसको कह सकते हो, परिरक्षण प्रभाव इसको कह सकते हो, भेदन प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। आप परिरक्षण बोल दो, शील्डिंग बोल दो, चलो ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने न्यूक्लियस अगेंस्ट न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रिवेंशन किया, जो रक्षा की, वो क्या कहलाता, रक्षण प्रभाव। अब रक्षा ज्यादा होगी तो साइज क्या होगी, बड़ी होगी, और रक्षा कम हुई तो ये खींच लेगा तो साइज क्या होगी, छोटी। तो सीधा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्ट कम हुआ तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। तो चलो अगले पेज पर, बताओ देखे, केस फर्स्ट, वाई स्कैंडियम टू क्रोमियम रेडियस डिक्रीज बिकॉज जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अगला सेकंड केस क्या ले सकता हूं बेटा, Mn से लगाकर Mn टू कॉपर तक क्या हो गई, रेडियस कांस्टेंट हो गई बिकॉज दोनों की लड़ाई, दो बाहुबलियों में टक्कर, दोनों की बाजू में फड़फड़ा रही है, और फड़फड़ाकर दोनों ने दोनों की दो बाजुएं उड़ा दी, तो दोनों का क्या हो गया, LHS बराबर RHS। क्या हो गया, LHS बराबर RHS, बाहुबली फर्स्ट इक्वल टू बाहुबली सेकंड। तो क्या बन गया बेटा अपना, यहां पर जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट को बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। क्या कहोगे, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आपको बता दूं PMT का भी क्वेश्चन है, वाई रेडियस ऑफ फेकोनी रिमेन्स कांस्टेंट। फेकोनी कहां दिख रहा है तुम्हें, फेकोनी कहां दिख रहा है, फेकोनी उठाकर फेकोनी, ये पड़ा फेकोनी। फेरस कोबाल्ट निकल की रेडियस बराबर रह रही है, क्यों, तो बराबर रहने का रीजन है बेटा कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव को कंपेयर कर रही है, दोनों को बैलेंस कर रही है, इसी कारण से ये बराबर रहती है। और सबसे लास्ट में सी कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, बोलो देखे, सी कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, तो सी कॉन्सेप्ट अपना बनेगा बेटा यहाँ पर क्या, Cu2 जिंक रेडियस इंक्रीज। Why radius increase? Because shielding effect is greater than Z effective. Shielding effect is greater than क्या होगा, Z effective। बताओ कर सकते हो क्या, क्या करोगे, सामान्य तौर पर जनरली कंसेप्ट क्या है, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती है बेटा। रेडियस कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। लेकिन जो आपका डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में
इसका स्कैंडियम से लगाकर कहां तक, मैग्नीज से पहले पहले, मैग्नीज से पहले पहले रेडियस कम होगी। और उस कमी का वजन क्या है, उस कमी की वजह क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। लेकिन उसके आगे Mn से लगाकर Cu तक लगातार बैलेंस रहती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव किससे, शिल्डिंग चार्ज से क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और फाइनली वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और कौन बढ़ जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक की कहानी? बोलो हर बच्चा बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या? क्योंकि हम धीरे धीरे और आसानी से चल रहे हैं। क्लियर है सबको? अब देखो दूसरा पॉइंट आता है बेटा डेंसिटी। सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारा डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर लेते हैं अपन, डेंसिटी पर चलते हैं। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होना चाहिए बताओ? देखिए घनत्व। डेंसिटी में तुम क्या कहोगे? तो तुम कहोगे सर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब बोलो क्या कहूँ, क्या कहोगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया। तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो कंटिन्यूस। इसका जैसे मास हो गया 65.3 और इसका हो गया 63.5, इसका हो गया सपोज करो 59। तो लगातार क्या कर रहे हो बेटा, उधर जाने पर मास इंक्रीज हो रहा है, उधर जाने पर मास इंक्रीज हो रहा है। तो डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, तो डेंसिटी घनत्व भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बट एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ जिंक। बोलो क्या वजह, बोलो क्या वजह? वजह तुम हो, क्या वजह तुम हो? कौन सी वजह, जरा सोचो। यहाँ बेटा क्या, वोलेटाइल नेचर। जो वोलेटाइल नेचर होगा तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो तुमने ये पढ़ा भी होगा कहीं, जन, कड, हाई, सन, ये चारों डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पर ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इस कारण से ये फुलफिल नेचर के कारण बेटा होते हैं वोलेटाइल। कैसे होते हैं, वोलेटाइल नेचर होते हैं, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता। तो ये कैसे होंगे बेटा, वोलेटाइल नेचर के होंगे। और वोलेटाइल नेचर के कारण, वोलेटाइल नेचर के कारण इसका वॉल्यूम जरा सा बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बच्चा बच्चा जानता है अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी जरा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर कैसे दोगे? 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर मॉलिक्यूलर वेट कंटिन्यूस बढ़ता है या एटॉमिक वेट कंटिन्यूस बढ़ता है। सो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए। पर एक्सेप्शनली कॉपर की डेंसिटी जिंक से ज़्यादा हो जाती है, जिसके पीछे कारण है जिंक की वोलेटाइल नेचर, वाष्पशीलता। उस वाष्पशीलता के कारण क्या होगा बेटा, वॉल्यूम जो है जिंक का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जिंक का जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या होगी, डेंसिटी अचानक डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई क्या होगा, कॉपर हैव मोर डेंस इन 3D सीरीज। इसी कारण से कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा बनने वाली है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? बोलो बेटा क्लियर है क्या? नेक्स्ट अगला टॉपिक इसमें लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तीसरा, एक एक टॉपिक का डिटेल स्टडी है ये, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखो सवाल कैसे आता है। जनरली जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जनरली जो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसंयोजक यौगिकों में जो सेंट्रल एटम होती है, सेंट्रल एटम वो कौन से ब्लॉक की होती है, डी ब्लॉक की, और यही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है। तो क्या वाई ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर्म, वाई ट्रांजिशनल एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन बन चुका आपका, क्या क्वेश्चन बन चुका है, ट्रांजिशनल एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? तो डी ब्लॉक में तो एक ही बात कहना है, वजह तुम हो।
और वजह तुम हो का मतलब क्या बेटा, वजह तुम हो का मतलब या तो कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैकेंट डी ऑर्बिटल। आंख मीच के आंसर दो, ठीक है। जनरली ये आंसर सही जाता है। तो आप क्या कहोगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इसमें डी ब्लॉक कैसे होते हैं, खाली होते हैं। कैसे होते हैं, डी ब्लॉक खाली होते हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, बिकॉज ट्रांजिशनल मेटल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, पहला रीजन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन होते हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने। ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया। सेकंड रीजन होता है स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा, हाई जेड इफेक्टिव, हायर न्यूक्लियर चार्ज, हाई क्या होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू हाई हो गई। जेड इफेक्टिव की हाई वैल्यू की वजह से क्या होगा बेटा, स्मॉल साइज, हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कोई भी पूछे, देखो क्या था आपके पास, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी आगे आएगा वाई वेरिएबल वैलेंसी, उसके बाद आपसे बात करेगा, और भी बातें कर सकता है, लेकिन वजह क्लियर है। वजह अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये दो वजह से ही होता है। तो ये अपना हो गया बेटा क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया अपना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बोलो यहां तक क्लियर है। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, एक तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, और दूसरा स्मॉल साइज है, और तीसरा हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट और लेते हैं। कौन सा पॉइंट, जैसे चौथा पॉइंट आ गया अपना, कौन सा पॉइंट है बेटा, चौथा। वाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कलरफुल। ठीक है, तो अगला हो गया कलरफुल नेचर। तो कलरफुल नेचर के पीछे कारण क्या है, तो पहले तो कारण सुनो। सबसे पहले कलरफुल होने का कारण होता है अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह दो सही ना, या क्या कह दो आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऐसा होगा, या वैकेंट ऑर्बिटल्स कह दो, एक ही बात है। अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल मतलब आधे पेयर किए हुए, अनपेयर्ड का मतलब उसका जोड़ा नहीं बना हुआ, और या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा रीजन होता है आपका डी ट्रांजिशन, वेरी मोस्ट, डी ट्रांजिशन। और तीसरी वजह होती है उसमें, कौन सी होती है तीसरी वजह कौन सी है, एक तो डी ट्रांजिशन हो गया, और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नाम ध्यान रख लो, चार्ज ट्रांसफर या डिस्प्रपोर्टिनेट रिएक्शन, वी समानुपातन अभिक्रिया। अब ये तो क्लियर है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये डी ट्रांजिशन क्या बला है, इसको सुनो। तो जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो बेटा वहाँ आएगा CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि ये डी के जो डब्बे होते हैं ना बेटा, ये डी के डब्बे 5, ये 5 डब्बे, क्या नाम है इसका, DXY, DYZ, DXZ, DX2, DX2Y2 और DZ2। ये डी के 5 डब्बे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसमें नीचे रहते हैं 3, DXY, DYZ और DXZ, जिसको बोलते हैं हम T2G। जबकि ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, एक होगा DX2Y2 और एक होगा DZ2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का ये रीजन कहलाता है स्प्लिटिंग रीजन। क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग रीजन कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ बेटा जंप करेगा, या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई में जा रहा है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा, जाहिर सी बात है। और ये हाई से आ रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। दोनों ही केस में कॉमन है बेटा एनर्जी। क्या कॉमन है, एनर्जी। और प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार एनर्जी होती है E बराबर h न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है बेटा, c/λ। तो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, लैम्बडा से, वेवलेंथ से। और वेवलेंथ कैसा होता है, कलरफुल। और वेवलेंथ कलरफुल होने के कारण
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या होंगे, ये कलरफुल होंगे। या ट्रांजिशनल एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। समझ आ गई सब बच्चों को। क्या पूछेगा सवाल, डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं, या वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलरफुल। फर्स्ट रीजन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, पर कुछ में क्या होता है आपके पास डी ट्रांजिशन बनता है। और डी ट्रांजिशन क्या है, देखो एक छोटे डी से एक बड़े डी में इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इजी, इन दोनों को मिला के बोलते हैं इजी, इसको बोलते हैं T2G। तो इलेक्ट्रॉन इजी से T2G या T2G से इजी में आता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। दोनों ही केस में एनर्जी कॉमन है। एनर्जी का रिलेशन लैम्बडा से होता है, और लैम्बडा विजिबल लाइट में कैसा होता है, कलरफुल होता है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे रहेंगे बेटा, कलरफुल नेचर के होंगे। इसी कारण से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल नेचर के होंगे। समझ में आ गया सबको। चार्ज ट्रांसफर भी समझा दूं, ठीक है। देखो चार्ज ट्रांसफर क्या होता है समझो। जैसे सब बच्चों को पता है बेटा, 2-4 एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे देखो एक तो होता है KMnO4, एक होता है K2Cr2O7, एक होता है आपका Cu2O, ठीक है, Cu2O। सभी को चेक करो एक बार, सभी पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इस पर निकल गया Mn पर, Cr पर और Cu पर। तो इसका हो गया +1, इसका हो गया 8, तो Mn पर बन गया बेटा +7। Mn का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, 7 में से 7 इलेक्ट्रॉन गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0। अगली बात करो, इस पे चार्ज हो गया बेटा +2, इस पे चार्ज हो गया कितना, -14, ठीक है। और 14 में से 2 गया तो 12, और 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो गया, 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s1 3d5, 5 और 1 6, 6 में से 6 गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अगला कॉपर पर होता है बेटा 4s1 3d10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ कॉपर पर चार्ज कितना आ गया, +1, +1 के कारण डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से 0। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट KMnO4 का रंग होता है पिंक, K2Cr2O7 दिखा था येलो ऑरेंज, या तो येलो या दिखाएगा ऑरेंज, जनरली ऑरेंज ही होता है, येलो तो होता है, ये तो डाइक्रोमेट साइन है, क्रोमेट आइंस दिखा था येलो। अगला, और ये दिखा था बेटा रेड कलर। तो क्या बन गया सवाल, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर भी दादागिरी है। देखो क्या, KMnO4, K2Cr2O7 and Cu2O doesn't have any unpaired electron, but they are colorful. Why? They are colorful. Why? क्या वजह होगी बेटा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। वजह चार्ज ट्रांसफर है, बार बार यही बात करनी है डी ब्लॉक में। तो वजह तुम हो, और तुम हो कि मतलब यहां पर आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज जो बेटा ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह होती है डिसप्रोपोर्टिनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन या प्रोपोर्टिनेशन, डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं विसमानुपातन, विसमानुपातन, या कह दो असमानुपातन, ठीक है। अब आप कहोगे सर असमानुपाती कब होता है, अरे भाई एक आदमी 2-2 बार जीवने चला जाए, एक आदमी 2-2 बार जीवने चला जाए, समझो आप बात को, ठीक है। एक आदमी 2-2 बार जीवने चला गया तो पता तो चलेगा ही चोर ये है, ठीक है। तो सेम देखो, एक आदमी कैसे 2-2 बार जीवने जाएगा, ये हो गया Cu2O, यहां से बनेगा एक तो CuO प्लस बन गया Cu। देखो जरा, देखो एक आदमी 2 बार जीवने कैसे गया, यहां से चला आया यहां, और यहां से चला आया यहां, है तो कॉपर ही। अब सब पर ऑक्सीडेशन निकालो बेटा, सब पर ऑक्सीडेशन निकालो। तो इस पर ऑक्सीडेशन कितना हो गया, Cu पर 2x, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1। अगला, यहां पर इसका चार्ज कितना है 0, यहां पर चार्ज कितना होगा x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 2, तो 1 से 2 तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन, 1 से 0 तो यहां हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो ड्यू टू डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो गया,
क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी चली, एनर्जी के साथ लेमड़ा चला, और कहीं ना कहीं लेमड़ा 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 क्या कर देता है, कलर, रंगीन मौसम कर देता है, मौसम सुहाना कर देता है। तो कलर तो शो होना ही है बेटा, कलर तो ऑटोमेटिक शो होगा। दिस इज डिस्प्रोपोर्टिनेशन और चार्ज ट्रांसफर। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बात। मैं आपसे पूछता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलरफुल होते हैं, इसका रीजन बताओ, तो आप कहोगे सर डी ब्लॉक के कलरफुल होने के 3 रीजन आपने बताए। फर्स्ट, इससे पहले वाला रीजन बताया था कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं डी ट्रांजिशन, किससे किस में, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन में आएगा पूरा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन Eg से T2G में और T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और जब बेटा इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उनके साथ एनर्जी चलती है, और जब एनर्जी चलेगी तो एनर्जी का रिलेशन कहीं ना कहीं लेमड़ा से होगा, और लेमड़ा क्या करेगा बोलो, लेमड़ा विजिबल रीजन में कलर शो करेगा। सो ट्रांजिशनल बायलैटरल आर कलरफुल। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत काम है, हड़ाहड़ काम हो गया, धड़ाधड़ काम हो गया, फटाफट काम हो गया। कैसे कैसे हो गया, KMnO4 के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, K2Cr2 के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और Cu2O के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर भी है, कोई ऑरेंज है, कोई आपका पिंक है, कोई लाल है। हद हो गई, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसके बाद भी कलरफुल। तो वजह ट्रांसफर क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर। ये पढ़ा बेटा। और चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण बोलते हैं हिंदी में इसको, आवेश स्थानांतरण। इस आवेश स्थानांतरण का कारण क्या आपका बेटा, विषमानुपातन रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्टिनेट रिएक्शन। ऐसे सभी में ऐसे ही होगी। एक एग्जांपल दिया मैंने तो तुम्हें का, इस तरह से जब एक आदमी 2-2 बार जीमने चला जाए, एक बार तो कम जीम किया है और एक बार ज्यादा जीम किया है। कैसे, देखो ये 1 था, 1 से 0 हो गया, कम जीम किया है, 1 से 2 हो गया, ज्यादा जीम किया है। और जब भी ज्यादा जीमता या कम जीमता है तो लफड़ा तो होता ही होता है, और उस लफड़े का ही नाम क्या है, चार्ज ट्रांसफर। और वही रेस्पॉन्सिबल है कलर शो करने का। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो नेक्स्ट थोड़ा सा एक टॉपिक और ले लेते हैं इसमें। अगला देखो बेटा, चौथा पॉइंट होगा शायद, ये देख लो प्रीवियस पेज पर कौन सा नंबर का पॉइंट है ये अपना। ये चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट और ले लेते हैं अपन, 5th पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट देखिए, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन करते हैं क्यों, पहले तो रीजन ही बताओ। अरे भाई आपने देखा बेटा, सुनार लोगों को देखा है, सोनी लोगों को देखा है। ये जो सोनी लोग होते हैं क्या करते हैं, सोनी लोग क्या कर देते हैं, सोने में क्या मिलाते हैं, तांबा मिला देते हैं, सोने में चांदी मिला देते हैं, उसकी टेंडेंसी को घटा देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो वही तो अलॉय फॉर्मेशन। लेकिन उनके पास कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट, सोने में चांदी मिला दे चाहे सोने में तांबा मिला दे, है तो दोनों डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तुम आपस में मिला सकते हो। मिलाने की वजह क्या है, वजह है रेडियस का डिफरेंस लेस देन 15%, 15% से कम का डिफरेंस है। तो मिला दोगे तो पता नहीं चलेगा कि सोने में तांबा है क्या है, ठीक है। तो का सबसे पहले तो यही अलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है, तो क्या कहोगे, टू डिफरेंट, एक मिनट, टू डिफरेंट मेटल, टू डिफरेंट मेटल आर combine with each other, combine with each other and form complex, या बोल दो एंड फॉर्म अलॉय। क्या बना देती है वो, अलॉय बना देती है, मिश्र धातु बना देती है। बिकॉज देयर रेडियस डिफरेंस इज लेस देन 15%, क्योंकि उनकी रेडियस का डिफरेंस 15% से कम होता है। अब ऐसी कौन सी है, तो देखो
ये हो गया कॉपर और जिंक। क्यों जगा, क्यों जगा पापा, पापा मतलब पीतल, पीतल मतलब ब्रास, इससे बन गया ब्रास। नेक्स्ट क्यों सोया, क्यों सोया काका मतलब कांसा, तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। याद करने का तरीका देख लो बेटा, क्यों सोया काका, काका का मतलब कांसा और कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज। यहाँ क्यों जागा, क्यों जागा, क्यों जागा, क्यों जागा पापा, क्यों जागा पापा। क्यों सोया काका, काका का मोबाइल है, पापा से तो डर लगता है, उनके मोबाइल से खेल नहीं सकते, तो कहते हैं क्यों जागा पापा, सोया हुआ रहो ताकि मोबाइल से खेल लूँ। क्यों सोया काका, काका को सुलाना नहीं चाहते, अरे यार काका थोड़ा मोबाइल दे दे यार, थोड़ा गेम खेल ले यार, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्यों जगा पापा मतलब पीतल, पापा मतलब पीतल, तो हो गया ब्रास। अगला यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से क्या बनेगा बोलो, ये बन गया आपका क्यों जागा। देखो CU मतलब क्यों और ZN मतलब जागा, तो क्यों जागा, ठीक है। क्यों जागा पापा, यहां तो कर लो पापा और यहां कर लो आप काका। देखिए यहां ये कर लीजिए आप काका, काका का मतलब हो गया ये, ठीक है। तो अपने सीधा सीधा कह सकते हैं क्यों जागा पापा ऐसे ये वाला, और क्यों सोया काका, ऐसन मतलब सोना, ऐसन मतलब सोना। तो क्यों सोया, क्यों सोया काका, काका के तो मोबाइल से खेलते हो, काका मतलब कांसा और कांसा मतलब बनता है आपका ब्रॉन्ज, और पापा मतलब होता है पीतल, और पीतल का मतलब क्या है बेटा आपका ब्रास है, ब्रास। अगला जब थाली में खाना खाते हैं, थाली में खाना खा रहे हो स्टील में, तो कोई लफड़ा नहीं है, फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है अपने को, फिक्र नहीं, चाहे कोई दुनिया मरे, फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, चाहे आदमी, चाहे आपका आसमान टूट पड़े, चाहे बादल फट पड़े, चाहे बरसातों से पानी डूब जाए, लेकिन जब तक खाना खा रहे हैं फिक्र नहीं। स्टेनलेस स्टील, सुनो थाली किसकी बनी होती है बेटा, स्टेनलेस स्टील की, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, याद करने का तरीका नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है बंदे को। अगर फिक्र ही फिक्र हो सकती है, फिक्र कब होगी, रस्ते चले कोई रामपुरी रख दे गले में, रामपुरी मतलब चाकू, वेपन्स, तो फिक्र है क्या, फिक्र, FE और CR, तो ये हो गया FE मतलब फी और CR मतलब कर, फिक्र ही फिक्र है जब क्या रख दे, रामपुरी, रामपुरी का मतलब चाकू, नाइफ या वेपन्स, ठीक है। ये बन गया अपना क्या, वेपन्स रख देता हूं, तो क्या कहोगे, क्यों जागा, क्यों जागा, क्यों जागा पापा, पीतल मतलब ब्रास। अगला क्यों सोया काका, काका मतलब ब्रॉन्ज, फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है। और सुनो किसी के घर में जाते हैं और किसी के घर में जाते हैं, ये सवाल कई बार आ चुका है, कौन सा, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन कुत्ता देखा आपने, जर्मन शेपर्ड, तो वो चुपचाप ही आप देखते हो उसको, क्यों जगह नींद से, अरे पड़ा रहे यार हम निकल जाए चुपचाप, तो क्यों जगह नींद से। देखो बेटा क्यों जागा नींद से, NI, ये है जर्मन कुत्ता, क्यों जागा नींद से, जर्मन कुत्ता, तो नाम हो गया जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसको बोलते हैं। तो आप यूं कह सकते हो जर्मन सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। इसका CU मतलब क्यों, ZN मतलब क्या हो गया बेटा, जागा, क्यों जागा, NI मतलब नींद से, नींद से, क्यों जागा नींद से, जर्मन सिल्वर। देखो जरा ध्यान से इस नाम को, इस नाम को जरा ध्यान से देखो, इस नाम को जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें चांदी है, कहीं AG है, जबकि नाम में चांदी है। यह आपके नीट का भी क्वेश्चन रह चुका है, ऐसा कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर होता ही नहीं, तो जर्मन सिल्वर है वो। देखो इसमें कॉपर है बेटा, इसमें जिंक है आपका और निकिल है, चांदी कहाँ है इसमें बताओ आप, चांदी कहाँ है क्या चांदी, चांदी नहीं है इसमें। और एकमात्र ऐसा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं होता, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो ये होता है लगभग 75%, ये होता है बेटा लगभग 25%, ये भी 75% होता है और ये भी 25% होता है। जनरली तुम्हें ये दो ही याद रखने हैं, जनरली ये दो ही याद रखने हैं, क्योंकि NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दो ही है। बाकी सीधा कंपटीशन में पूछ सकता है आपको, पर NCERT में आप यूं ही लिखो का अलॉय फॉर्मेशन मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, डी ब्लॉक धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है, वजह क्या है, तो वजह है लेस देन 15% उनकी साइज होती है, ठीक है। तो उनमें बेटा
त्रिज्याओं का जो अंतर होता है वो 14-15% से कम होता है, तो आपस में मिक्स होती है और मिलती नहीं है। तो सुनार लोग खोड भी मिला देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी रेडियस का डिफरेंस 15% से कम है। ठीक है, तो ये हमारे 5 पॉइंट इसमें हो गए जनरल कंसेप्ट में। क्लास लंबी हो जाएगी मैं समझता हूँ, इतना ही एक बार कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।